आतुल सावे तेरी बजाने को आ रहा हूँ। बहुत मजा लिया तूने 5 साल तक। सबसे पहले तो बजाऊंगा सीटी आतुल सावे की। आपके विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ कर फेंकने का काम करने वाले हैं, ऐसे हमारे जाबाज बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी के और आरक्षणवादी आघाड़ी के उम्मीदवार साहेब खान पठान, इनको मैं मंच पर बुलाने जा रहा हूं। उसी के साथ साथ साहेब खान पठान साहब के लिए शायरी मैं आपको यहाँ पर सुनाने जा रहा हूँ। साहेब खान पठान कहते हैं कि राह में खतरे बहुत है, राह में खतरे बहुत है, मगर ठहरता कौन है। अरे बात कल होनी है तो आज आ जाए, डरता कौन है। अतुल सावे तेरे लश्कर के मुकाबिल अकेला हूं, मगर फैसला मैदान में होगा। देखते हैं मरता कौन है, फैसला मैदान में होगा। आ रहा हूं, कौन है आ रहा हूं। आतुल सावे तेरी बजाने को आ रहा हूँ। बहुत मजा लिया तूने 5 साल तक। सबसे पहले तो बजाऊंगा सीटी आतुल सावे की। माननीय डॉक्टर सुरेश साहब, हमारे अरविंद कामड़े साहब, हमारे अन्ना शेंडगे साहब, लेकिन वक्त टाइम बहुत कम है। हमारे जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ मौजूद है, तमाम बातें बहुत से तफसीलाने बयान सामने आएगा। जैसा आपने देखा है कि 5 साल आतुल सावे सीटी आतुल सावे की। साहब, हमारे अरविंद कामड़े साहब, हमारे अन्ना शेंडगे साहब, लेकिन वक्त टाइम बहुत कम है। हमारे जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ मौजूद है, तमाम बातें बहुत से तफसीलाने बयान सामने आएगा। जैसा आपने देखा है कि 5 साल आतुल सावे यहाँ पे हमारे पूर्व के आमदार थे, और कभी यहाँ पे औरंगाबाद अपने नारेगांव के अंदर कभी एक मर्तबा भी जो है तो इन्होंने दौरा नहीं किया। आज यानी पैर के नीचे जमीन खिसक गई आतुल सावे की, जैसा कि आज उसने यहाँ पे जो तो सभा किया, रैली निकाला है। आतुल सावे मैं आ रहा हूँ तेरी बजाने को सीटी। 8 दिन बाकी है, 8 से 9 दिन बाकी है, तेरी सीटी बजाने आ रहा हूँ। दूसरा, हमारे जो है तो इम्तियाज जलील साहब ने, आज हमने उनको 10 साल दिया। नारेगांव के अंदर कभी जायजा किसी का लेने नहीं आए। हमारे नारेगांव के अंदर बाढ़ आई थी, बाढ़ के अंदर भी कोई नेता यहाँ पे यहाँ नहीं आया। हमारे कुछ लोग यहाँ के, हम मौजूद थे यहाँ पे, हर समस्या यानी हर उनको घर घर जाके लोगों को जायजा लेकर उनकी समस्या को सॉल्व करने का काम साहिब खान पठान ने नारेगांव के अंदर किया है। फूल का काम लाया है। कुछ पाखंडी लोग आपने नाम के लिए अपना जो है तो क्रिकेट चोर वहां पे जो है तो जाकर अपने हाथ से उद्घाटन करते हैं, लेकिन साहिब खान पठान ने वो फूल का काम लाया है। ये जो सामने फूल दिख रहा आपको, 1 दिन के अंदर इसकी मंजूरी बने लेके आया था। और जो कच्चर पट्टी दिख रही है आपको, कच्चर पट्टी 15 दिन तक साहिब खान पठान ने वहां ऑपरेशन कर उसको बंद करने का काम ये साहिब खान पठान ने किया है। आपको पूरे डॉक्यूमेंट दूंगा। तो ऐसे काम है अल्हम्दुलिल्लाह। और आखिरी में मैं कहता हूँ, ये वादा करता हूँ, ऐसी नीली घाटी रहेंगी कि आप देखते रह जाएंगे। लोगों को वादे करते थे, लेकिन आप पूरी जनता नारेगांव की जानती है कि साहिब खान पठान जो वादा करता है वो पूरा करता है। आपने जाती खर्चे से हर मौसम, बारिश के मौसम के अंदर हमारे बच्चों को मकतब में जाने के लिए रास्ता नहीं रहता था।
यानी हमारी माँ बहनों को रास्ता चलने के लिए इतनी तकलीफ होती थी। मस्जिदों के अंदर नमाज जा पढ़ने के लिए कोई जा नहीं सकता था, गंदा पानी होता था। जब तक भैया यहाँ पे पूरे नारे गांव के लोग गवाह है, मैंने साहिब खान पठान ने कहीं मर्तबा नारे गांव के अंदर मुरम डालने पर है हम मुसलमानों की हर समस्या को पूरा करेंगे, लेकिन नहीं, सिर्फ मुसलमानों को इन्होंने इस्तेमाल किया, मुसलमानों को, नौजवानों को भड़काने का काम किया, देश का माहौल खराब करने का काम किया। इनकी ऐसी स्पीच देते हैं, ये स्पीच ये, लेकिन मुसलमानों को यह सजा भुगतना पड़ती है। मुसलमान, पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान इसकी सजा भुगतते हैं, लेकिन इनकी एक स्पीच से यह जो है तो अपना मतलब, अपना मफाद निकालने के लिए गलत अल्फाज बोल के जाते हैं, लेकिन भुगतना पड़ता हम नौजवानों को, भुगतना पड़ता हम नौजवानों को। इनकी वो स्पीच होती है, लेकिन बोलते हैं मुसलमानों के रहबर है। भाइयों, मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, नौजवान साथियों, आज भी वक्त है, इनका पीछा बिल्कुल छोड़ना होगा आपको। देश के अंदर अमन और सुकून चाहते हो, भाईचारगी चाहते हो, एकता का पैगाम रखना चाहते हो, ऐसे पाखंडी लोगों को इनका घर का रास्ता बताना होगा। शाहू महाराज बहुजन जन शिक्षणाचे द्वार खुले केले ते महात्मा ज्योतिबा फुले, क्रांतिवीर सावित्रीबाई फुले, घट्टाकार डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या स्मृतीला अभिवादन करून माझे सामाजिक गुरु दिवंगत दिवा पाटील साहेब, तर दिवंगत दत्ता पाटील साहेब यांना वंदन करून आजच्या कार्यक्रमाचे प्रमुख पाहुणे आरक्षणवादी आघाडीचे प्रेसिडेंट अध्यक्ष प्रकाश अण्णा शेंडगे साहेब, अब मैं हिंदी में बात करूंगा क्योंकि मराठी मेरे को लगता है ज्यादा समझ में नहीं आएगी, तो हिंदी में बोल सकता हूँ। अभी आपका जो उम्मीदवार है इधर का, जो बीआरएसपी ने दिया है, जिनका नाम क्या है, साहिब खां पठान, जिनके नाम में ही साहब है, तो अभी उनको आमदार साहब बनाना है क्या नहीं? कितने लोग को बनाना है? सब हाथ ऊपर करो, साहिब खान पठान को अपने को आमदार बनाना है। दोस्तों अभी अपने महाराष्ट्र में के वही अपना काम करने वाले, ये युति में से कोई नहीं करने वाला, ना आघाड़ी में से कोई करने वाला है। इसलिए अपने को विधानसभा में अपना आघाड़ी का जो आदमी है, जो आरक्षणवादी आघाड़ी का उम्मीदवार है, उनको चुन के देना है। और उनको जब चुन के देगा तभी अपने जो प्रॉब्लम रहेंगे वो विधानसभा में सॉल्व होने वाले हैं। अभी आपको सबको मालूम है कि ये अपने राज्य में इंपोर्टेड लोग लाए। कहां से लाए? मैं कहां से लाए? अपने बटेंगे, क्या नारा दिया? बटेंगे तो कटेंगे। दोस्तों, हम आरक्षणवादी लोग हैं। या आरक्षणवादी कौन कौन है? या अपने शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब है, ओबीसी है, एसबीसी है, माइनॉरिटी है, ये सब आरक्षणवादी है। और अगर आरक्षणवादी इकट्ठे हो जाएंगे तो हम कभी बटेंगे नहीं, हम बटने वाले नहीं है। और जब बटने वाले नहीं तो कटेंगे कैसे? हम कटेंगे भी नहीं, हम बटेंगे भी नहीं और कटेंगे भी नहीं। और ये बाहर के लोगों ने हमको समझाने के बाद क्यों फ्री बांटने का काम करते हो और सत्ता नहीं आती है, दिखता है। एकनाथ शिंदे की सरकार हो, ये बोलते हैं कि हमने बहुत काम किया, बहुत काम किया, तो भाई एक बहना के नाम पर वोट मारने को शर्म नहीं आती आप लोगों को? एक बहना के नाम पर पूरे महाराष्ट्र में वर्तमान विधानसभा का चुनाव, विधानसभा चुनाव में दो धड़ों में चुनाव दिख रहा है, लेकिन ये दो धड़ों का चुनाव नहीं है। यहाँ एक अलग समाज का भी अंग होता है, और जो उपेक्षित समाज है, जिसको निगलेक्ट किया है, वो इस महाराष्ट्र का दलित है, आदिवासी है, ओबीसी है और खास करके मुस्लिम है। और ये लगभग 90% लोग, 90% लोगों का महाराष्ट्र के शासन प्रशासन में क्या रिप्रेजेंटेशन है, ये सवाल
ना महायुति आघाड़ी को पूछेगी, ना आघाड़ी महायुति को पूछेगी। और इसलिए हम अन्ना शिंदे इनके नेतृत्व में हमने आरक्षणवादी आघाड़ी का निर्माण किया और दलित, आदिवासी, ओबीसी और माइनॉरिटी, खास करके मुस्लिम समाज जो महाराष्ट्र में भी बड़ी भारी तादाद में उनके हक और हकूक़ की बात करने वाले उम्मीदवारों को चुनावी जंग में उतारा है ताकि वो अपने समाज के हकों की लड़ाई लड़े। कटेंगे तो कटेंगे जब नारे लगते हैं तो इलेक्शन कमीशन कुछ एक्शन नहीं लेता है उनके ऊपर। इसके ऊपर आप इलेक्शन कमीशन से बात करेंगे या उनको कुछ निवेदन वगैरह देंगे? मैंने जैसे आज के सभा में भी कहा कि देश का प्रधानमंत्री जिसकी संवैधानिक जिम्मेदारी है देश के सभी जनता का विश्वास हासिल करना, उनकी हिफाजत की गारंटी देना, बल्कि देश का प्रधानमंत्री यह स्टेटमेंट करता है कि भाई एक है तो सेफ है, किसको इशारा कर रहे हैं। और उसी तरह उत्तर प्रदेश का कोई मुख्यमंत्री महाराष्ट्र में आकर जो छत्रपति शिवराय फुले शाह अम्बेडकर की धरती है वहाँ आकर ये नारा देता है कि बटेंगे तो कटेंगे, तो ये मतलब देकर वो एक तरफ से सोशल पोलराइजेशन करना चाहते हैं, जिसको धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर वोटों का बंटवारा करना, ये पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट के मुताबिक गलत है और इसकी शिकायत हम चुनाव आयोग को भेजने वाले हैं। एक आखिरी सवाल है मेरा, 1500 रुपये जो लाडली बहन बोलकर पूरे महाराष्ट्र के महिलाओं को दिए गए महाराष्ट्र सरकार की तरफ से, अब ये ऐड चलाया जा रहा है, अगरचे सरकार नहीं आती है दोबारा तो वो 1500 रुपये बंद हो जाएंगे, तो आपको लगता है क्या इसके ऊपर जो है तो सभी ने एक्शन इलेक्शन कमीशन ने एक्शन लेना चाहिए? ये ब्लैकमेलिंग है आपके हिसाब से? इसको लेकर ये जब कैंपेन चलाया जा रहा है अभी जी महायुति के प्रचार कैंपेन द्वारा जी कि नई सरकार आएगी तो ये बंद होगा, इसका जवाब महाविकास आघाड़ी के नेताओं ने मुंह तोड़ देना चाहिए, बल्कि वो नहीं दे रहे। इवन प्रधानमंत्री के स्टेटमेंट का भी जवाब शरद पवार जैसे नेताओं ने देना चाहिए, बल्कि वो नहीं दे रहे। तो ये आपस में उनकी जो नूरा कुश्ती है उसको हमारे जैसे थर्ड फ्रंट या आरक्षणवादी आघाड़ी के माध्यम से हम इनकी इन चुनाव में पूरी पोल खोल करके रख देंगे। चलते चलते बता दीजिए कि आपने लास्ट टाइम पे जब औरंगाबाद आए थे आपने कहा था कि हम जो है तो युति करने के लिए तैयार है अगर हमको उधर से बुलावा आता है। आपको बुलावा नहीं आया या आपने खुद युति नहीं करे, आप सिंगल पार्टी बनकर लड़ रहे इलेक्शन? अभी जो आपने याद दिलाया मुझे जी, इसका कारण ये है कि अब सत्ता में 3 पार्टी आए और विरोध में 3 पार्टी आए, उनके ही बेटे बेटियां ठीक सेट नहीं हो पा रहे, तो उनके बेटियां, उनके बेटे, उनके बहू, उनके दामाद, इनके चक्कर में वो दूसरों को कोई रोटी नहीं दे रहे, तो बाकी लोग जाएंगे क्या? वो तो अपनी जंग को जरूर लड़ेंगे, इसलिए हम भी अपनी जंग। आखिरी सवाल ये है कि राज ठाकरे कहते हैं अगर हमारी सत्ता है तो मस्जिदों से भोंगे निकाल देंगे, कैसा देखते इस बयान को? तो राज ठाकरे जी को इसीलिए तो सत्ता लोग नहीं दे रहे ना, उनका एक MLA नहीं है, तो बोलते ना वो शेख चिल्ली जो होता है उसके हसीन सपने होते हैं, तो उनका एक सपना है। और अगर उनको उतारना ही इतना शौक है तो महाराष्ट्र देश में भूखमरी बहुत बड़े पैमाने पे है, उसका उतार दो, शोषण बहुत है उसको उतार दो, गरीबी बहुत है उसको उतार दो। राज ठाकरे को ये कंस्ट्रक्टिव थिंकिंग करने की जरूरत है, डिस्ट्रक्टिव थिंकिंग करने की जरूरत नहीं है। प्रदीप जायसवाल ने कहा अगर मैं चुन के आता हूँ तो औरंगजेब की मजार में यहाँ से हटा के हैदराबाद भेज दूँगा, आपका क्या मतलब? प्रदीप जायसवाल अच्छा, यहाँ के जायसवाल, इसीलिए वो पिछली बार हार गए।